पहला प्रश्न है कि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। तो आपने देखा कि कहानी में युवक ने कीमती सामान था लेकिन वह बेकार पड़ा हुआ था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, वो अनुपयोगी हो चुका था, रद्दी के सामान पड़ा हुआ था। तो उसने वो कीमती सामान बेचकर कार्यालय की सज्जा के लिए, साज सज्जा के लिए, फर्नीचर के लिए बेच दिया। तो ये प्रश्न तो आप लोग बहुत आसानी से कर लिए होंगे। दूसरा प्रश्न है कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि क्यों बना दिया, क्योंकि वह युवक बहुत ईमानदार था, वह अपने काम को बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से और कर्मठता के साथ करता था। उसके कार्य व्यवहार से प्रसन्न होकर राजा ने उसको वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। इसी के बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, कहानी में किस बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो आप समझ गए होंगे किस बात ने आप सबको प्रभावित किया। बिल्कुल सही, युवक के कार्यशैली ने। जो युवक था, देखिए इस कहानी में वह युवक चपरासी के पद पर था, लेकिन सिर्फ वो अपनी लगन, ईमानदारी और काम करने की शैली से चपरासी से जाकर प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया। तो उसके इस कार्य व्यवहार ने हमको बहुत प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री ने राजा के पैसे वापस क्यों कर दिए। कहानी में आपने देखा कि राजा ने एक पैसे उसको दिए थे कि अपना हिसाब बराबर करो और आराम करो, लेकिन वित्त मंत्री ने वो एक पैसे वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और वो एक पैसे की भी बेईमानी न करता था और न किसी को करने देता था। इसलिए उसने राजा से कहा कि हुजूर यह पैसा आप वापस लीजिए, अगर इस एक पैसे की छानबीन नहीं की गई तो इससे राजकाज के काम में बेईमानी और ढिलाई आएगी। इसलिए उसने राजा के पैसे वापस कर दिए। तो बिल्कुल सही, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को हल कर पाए। चलिए आगे हम इसी पाठ में आधारित व्याकरण पक्ष की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों को। आप सभी जानते हैं कि पर्याय शब्द का अर्थ होता है उसके समान, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ आपस में समान हो। आइए परिभाषा देखते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला शब्द है राजा। राजा का देखिए पर्यायवाची हो गया नृप, भूपति, नरेश, महीप। दूसरा शब्द है रात, जिसका पर्यायवाची निशा, रैन, यामिनी, रात्रि। तीसरा शब्द है इसी में सोना। सोना का पर्यायवाची है कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम। अगला शब्द है हमारा दिन। दिन का पर्यायवाची वार, दिवस, दिवा। अगला शब्द है हमारा खुश। खुश का पर्यायवाची शब्द है प्रसन्न, सानंद और मग्न। अगला शब्द निगाह। निगाह का पर्यायवाची नज़र, दृष्टि और निगरानी। आइए अब आगे जानते हैं हम विराम चिन्हों के बारे में। विराम का अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। तो बच्चों, हम बातचीत करते समय, लिखते समय या बोलते समय जगह जगह पर रुकते हैं। क्यों? ताकि हमारे पाठक को, हमारे श्रोता को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए। तो इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में हम विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे। पहला वाक्य है जैसे पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा वाक्य जो है पूरा हो रहा है। तो जब हमारा वाक्य या हमारी कही गई बात पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे इस तरह से दर्शाते हैं। दूसरा वाक्य है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो देखिए इसमें कोई बात पूछी जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे इस तरह से दर्शाते हैं। अगला वाक्य है, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। देखिए इसमें फूल को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तो जब हम कोई खुशी, आश्चर्य,
विस्मय विषाद को व्यक्त करते हैं, शोक को व्यक्त करते हैं, तो विस्मय बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगला वाक्य है गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। तो देखिए गुरु और शिष्य के बीच हम दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं विलोम शब्दों की। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द या एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। आपने अपनी पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, जैसे कि ठंडा का विपरीत गरम, या ऊंचा का नीचा, आगे का विपरीत पीछे। तो इसी तरह जो शब्द हम शब्दों के विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टे अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द, विपरीत शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखें। एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उन्नति, उन्नति का विपरीत अवनति। अगला शब्द कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी उपकार मानना, एहसान मानना, तो उसका विपरीत हो गया कृतघ्न यानी उपकार नहीं मानना। बेईमान शब्द से आप सभी परिचित हैं, बेईमान का विपरीत हो गया ईमानदार। अमीर, अमीर शब्द से भी आप लोग परिचित हैं, तो अमीर का विपरीत हो गया गरीब। अच्छा, अच्छा का विपरीत शब्द हो गया बुरा। तो आशा है आप लोग विलोम शब्दों के बारे में भी अच्छी तरह समझ गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द यानी कि कोई शब्द ऐसा जिसके एक से अधिक अर्थ हों। तो जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं हम कि हार, हार एक होता है जिसे हम गले में पहनते हैं, और दूसरा हार किसी खेल में हार हो जाती है, किसी हॉकी में, क्रिकेट में, किसी भी खेल, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हम हार जाते हैं तो वहाँ भी हार शब्द का इस्तेमाल होता है। दूसरा एक शब्द है कर। कर, एक कर का अर्थ होता है हाथ, और दूसरा कर आयकर, जो हम किसी ज़मीन, किसी व्यवसाय, किसी नौकरी में कहीं भी हम आयकर जमा करते हैं, उसे भी हम कर कहते हैं। अगला हमारा शब्द है सोना। सोना का एक अर्थ है आभूषण जिससे तैयार होते हैं वो सोना, जिससे गहने बनते हैं, और दूसरा सोना धतूरा भी होता है। उसके अलावा जो नींद होती है हमारी, उसको भी हम कहते हैं कि सो रहे हैं, सो गए हैं, सोना। इसके बाद अगला शब्द है हमारा मन। मन का एक अर्थ होता है ध्यान, कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें, मन लगाकर अपना काम करें, और एक मन का दूसरा अर्थ होता है 40 किलोग्राम वजन की चीज़ को भी हम एक मन कहते हैं। अगला शब्द है हमारा पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी, जिसके द्वारा हम संदेश भेजते हैं, और दूसरे पत्र का दूसरा अर्थ होता है पत्ता। तो आप लोगों ने अनेकार्थी शब्दों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे बच्चों विशेषण के बारे में। तो संज्ञा शब्द से आप पहले से परिचित हैं, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में संज्ञा और सर्वनाम को बहुत अच्छी तरह समझा है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसकी खासियत बताता है, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषण शब्दों को हम समझते हैं। कुछ पंक्तियां हैं, उसमें कुछ विशेषण शब्द आए हैं जिन्हें हम छांटते हैं। तो पहली पंक्ति है, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। इसमें नौकरी शब्द की आप देख रहे हैं विशेषता क्या है, बढ़िया। तो यहाँ बढ़िया शब्द क्या हो गया, विशेषण। अगला वाक्य है, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। तो दफ्तर की क्या विशेषता है बच्चों, बिल्कुल सही, शाही। तो शाही शब्द यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण। अगला है, उन्होंने तेज आवाज में पूछा। तो आवाज कैसी है, तेज, बिल्कुल ठीक। तो तेज शब्द क्या हो गया, आवाज की विशेषता हो गया। तो यहाँ पर तेज विशेषण हो गया। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। तो रद्दी शब्द विशेषण हो गया किसका, लिफाफों का, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ रद्दी शब्द क्या हो गया,
विशेषण हो गया। अगला, सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। तो कमरा कैसा है बताइए? बिल्कुल ठीक, बड़ा। तो बड़ा शब्द यहाँ पर विशेषण हो गया। अगला वाक्य, सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तो यहाँ पर लज्जित शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया।